हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर जागरूकता से संबंधित है और यहाँ हमारा डिस्कशन का मुख्य बिंदु अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ता मलबा यानी स्पेस डेब्रिस है। अब अगर इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में न्यूज़ आई है कि अगर उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष में मलबे में तेजी से होने वाली वृद्धि इसी प्रकार जारी रही तो पृथ्वी की निचली कक्षा जल्द ही अनुपयोगी हो जाएगी, जब तक कि कंपनियां और देश इसके लिए सहयोग नहीं करते और अंतरिक्ष के सबसे सुलभ क्षेत्र के प्रबंधन के लिए आवश्यक डेटा को आपस में साझा नहीं करते। इस वीडियो में आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष का मलबा क्या होता है, इससे किस प्रकार के खतरे हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा क्या है, किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है, साथ ही लोअर अर्थ ऑर्बिट से संबंधित मुख्य मुद्दे या चुनौतियां कौन सी हैं, अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए प्रमुख भारतीय पहल और साथ ही वैश्विक पहलें कौन सी हैं और यूपीएससी एग्जाम में ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब अगर स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष के मलबे की बात करें तो पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उन मानव निर्मित वस्तुओं को कहते हैं जो अब किसी काम की नहीं रह गई हैं। इसमें निष्क्रिय उपग्रह, बेकार हो चुके रॉकेट और टकराव या अन्य घटनाओं से निकले मलबे के टुकड़े शामिल होते हैं। जैसे किसी देश द्वारा कोई सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है जिसका जीवन काल मान लेते हैं कि 5 वर्ष था, अब वो 5 वर्ष के बाद संभवतः काम करना बंद कर देगा, परंतु उसके अवशेष अभी भी पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमते रहेंगे। ऐसे उपग्रह या सैटेलाइट मुक्त रूप से अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, पर जब ऐसे ऑब्जेक्ट यानी पिंडों की संख्या एक निश्चित अनुपात से ज़्यादा हो जाएगी तो ये आगे के लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट के लिए एक गंभीर खतरा बन जाएंगे, क्योंकि खराब हो चुके सैटेलाइट पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, वो आगे उस कक्षा में किसी भी सैटेलाइट से टकरा सकते हैं। अब अगर अंतरिक्ष के मलबे से होने वाले प्रमुख खतरों की बात करें तो ये अपनी कक्षा से निकलकर पृथ्वी पर भी आ सकते हैं, उसके बाद महासागरों में भी गिरने पर, जो कि अधिक संभावित है क्योंकि पृथ्वी की सतह का 70% भाग लगभग महासागर है। ऐसी वस्तुएं समुद्री जीवन के लिए खतरा और पॉल्यूशन का एक स्रोत हो सकती हैं। अगला पॉइंट यह है कि निम्न कक्षा में ऐसी वस्तुओं की लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की अत्यधिक तेज गति के कारण अंतरिक्ष मलबा उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे संचार और मौसम संबंधी पूर्वानुमान जैसी अन्य उपग्रह सेवाओं पे भी गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है, जो कि पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। साथ ही अंतरिक्ष में तैरता हुआ मलबा परिचालन उपग्रहों के लिए भी एक संभावित खतरा है और उनसे टकराने से उपग्रह निष्क्रिय हो सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की इस अधिकता को ही कैसलर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये आगे विशिष्ट कक्षीय क्षेत्रों यानी स्पेसिफिक ऑर्बिट में अंतरिक्ष मलबे के संचय से भविष्य के मिशनों के लिए वांछनीय स्थानों की उपलब्धता को भी सीमित कर सकता है। जैसे जब अंतरिक्ष में पहले से ही ऐसी वस्तुएं अधिक होंगी तो आगे की मिशन लॉन्च करने में कठिनाई होगी और नुकसान होने की भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि कई बिलियन डॉलर तक होगी, क्योंकि केवल एक सैटेलाइट लॉन्च करने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। अभी जल्द ही कई ऐसी रिपोर्ट भी आई हैं कि अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा के कारण उपग्रह संचालकों जैसे इसरो, नासा और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अंतरिक्ष में वस्तुओं की कक्षाओं का सटीक रूप से पता लगाना और पूर्वानुमान लगा पाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब अगर हम पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करें, जिस जगह पर अधिकांश सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो पृथ्वी की निचली कक्षा से तात्पर्य पृथ्वी के चारों ओर 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित कक्षा से है। ये पृथ्वी की सतह के सबसे निकट होती है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित उपग्रहों के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला क्षेत्र यही है। आगे पृथ्वी की निचली कक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दों या चुनौतियों की बात करें तो इस कक्षा में निष्क्रिय उपग्रह, टूटे हुए हिस्से और बेकार हो चुके रॉकेट जमा हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी की निचली कक्षाओं में सक्रिय उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के लिए टकराव का एक खतरा पैदा हो जाता है। पृथ्वी की निचली कक्षाओं में बढ़ती भीड़ के कारण टकराव की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, जिससे 2024 से 29 के बीच में ही 556 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। इसमें चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षणों ने भी अंतरिक्ष मलबे में काफी वृद्धि की है, जिससे पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालन के लिए दीर्घकालिक जोखिम पैदा हो गया है। इसमें चिंता का एक कारण यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण
देश ज्यादातर मामलों में उपग्रहों संबंधी डेटा को साझा करने में अनिच्छुक रहते हैं, विशेष रूप से नागरिक और सैन्य दोनों कार्यों वाले दोहरे उपयोग वाले उपग्रहों के संबंध में, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और केंद्रीकृत अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली का निर्माण और अधिक जटिल हो जाता है, जिससे इसमें कोऑर्डिनेशन कर पाना एक देश से दूसरे देश के बीच में ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस तरीके का अभी तक नहीं है। अब आगे अगर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए प्रमुख भारतीय पहलों की बात करें तो 2022 में इसरो ने टकराव का खतरा पैदा करने वाली वस्तुओं की निरंतर निगरानी, अंतरिक्ष मलबे के विकास की भविष्यवाणी करने और अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए डेडिकेटेड, सुरक्षित और सतत संचालन प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की थी। साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष मलबे के खतरे की निगरानी और उसे कम करने के लिए अंतरिक्ष मलबा अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की है। साथ ही प्रोजेक्ट नेत्र, जिसको एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, भारतीय उपग्रहों के मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। अब अगर हम अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए प्रमुख वैश्विक पहलों की बात करें तो अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति यानी इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसकी स्थापना 1993 में अंतरिक्ष मलबे की समस्या का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के बीच प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष मलबे के शमन सहित बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश विकसित करने के लिए बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति यानी कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस की भी स्थापना की थी। इसके साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी स्वच्छ अंतरिक्ष पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे की मात्रा को कम करना और सतत अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इससे यूपीएससी एग्जाम में आपसे प्रीलिम्स में लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा के बारे में, उपग्रहों की कार्यप्रणाली के बारे में, इससे संबंधित प्रमुख भारतीय एवं वैश्विक पहलों के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रोजेक्ट नेत्र या कैसलर सिंड्रोम क्या होता है और मेंस एग्जाम में इससे संबंधित चुनौतियों और इसे किस प्रकार से इस समस्या का निदान किया जाएगा, आपसे भी इससे संबंधित सुझाव पूछने के लिए आ सकता है।